नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। मोदी कैबिनेट में 43 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, जिसमें 15 कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। नए मंत्रियों में 7 ऐसे मंत्री हैं जिनके कद को बढ़ाया गया है, जबकि 36 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है। इस कैबिनेट विस्तार के जरिए मोदी सरकार ने उन राज्यों को साधने की कोशिश की है जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यूपी से 7 सांसदों को कैबिनेट में जगह दी गई है। यूपी से अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, कौशल किशोर, पंकज चौधरी, भानु प्रताप सिंह, बीएल वर्मा और अजय कुमार मिश्रा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। वहीं उत्तराखंड से अजय भट्ट को कैबिनेट में जगह दी गई है। मोदी मंत्रिमंडल में यूपी इफेक्ट की तस्वीर साफ दिख रही है। ऐसे में सवाल कि क्या इस विस्तार के जरिए 2022 में यूपी को साधा जाएगा? तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 7 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जबकि उत्तराखंड के एक सांसद अजय भट्ट को मौका मिला है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश को पूरे तरीके से साधा जाएगा। इस विस्तार से उत्तर प्रदेश में अब प्रहार की बारी 2022 विधानसभा चुनाव, और ऐसे में यह अहम हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री वाराणसी से आते हैं, रक्षा मंत्री लखनऊ से आते हैं, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, संजीव बालियान जो कि मोदी मंत्रिमंडल में, और इसके अलावा वीके सिंह, और इसके अलावा अब 7 और नए मंत्री। सोचिए किस तरीके से पूरे सूझबूझ, पूरे रणनीति के तहत यूपी सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार काम करेगी और 2022 में विधानसभा का चुनाव फतह करेगी। महिलाओं को जगह दी गई है, पिछड़ों को जगह दी गई है। तो 5 तस्वीरें ये अहम। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, राजपाल कश्यप जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और साथ ही साथ उमाकांत लाखेड़ा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों मेहमानों का स्वागत है। उमाकांत लाखेड़ा जी, सवाल आपसे, शुरुआत आपसे, सबसे बड़ा मुद्दा की आपकी नजर में इस मंत्रिमंडल विस्तार को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, इसको हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में 8 महीने बाद, 7 महीने बाद जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके लिहाज से जो जिसको कहते हैं एक सोशल इंजीनियरिंग की गई है इस के जरिए, ताकि जो जातीय समीकरण के हिसाब से उनके जो छोटी छोटी जातियां हैं, जैसे अनुप्रिया पटेल है, वो बीजेपी में नहीं है, उनका अपना दल के 2 सांसद हैं लोकसभा में जी। तो 2019 में जब ये सरकार सत्ता में दोबारा आई, पहले तो मंत्री थी, तो उस समय उनको शामिल नहीं किया गया था। उसके कारण क्या होंगे? कोई स्थानीय समीकरण होंगे, भाजपा की आंतरिक राजनीति होगी। तो इसी तरह से भाजपा ने अपने भी, जैसे एसपी सिंह बघेल जो आगरा के एमपी हैं, उनको जगह दी गई। तो एसपी सिंह बघेल पहले समाजवादी पार्टी में थे, तो वो जरा ताकतवर और जमीनी नेता माने जाते हैं, भले ही वो पहले समाजवादी पार्टी में थे और दल बदल करके यहाँ आए। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार में भी पिछली बार वो मंत्री थे योगी जी के साथ, और उसके बाद सांसद बनने के पहले। तो लेकिन इसके अलावा जो चर्चाएं थी कि रीता बहुगुणा जोशी को लिया जाएगा, तो उनको नहीं लिया गया। उसके क्या समीकरण है, क्या नहीं है, लेकिन 7 एमपी थे पहले मंत्री, वो उनकी संख्या 15 हो गई है जी। तो 15 सांसद जो है केंद्र में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, और बाकी और लोग हैं। तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए जो 2022 का जो चुनाव है उसके लिए ट्रेलर है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो जिलों में, मंडल में जो जिस तरह से उनको तैयारी करनी है, और जो कमजोरियां, खामियां नजर आई हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि देखिए कोरोना में काफी दिक्कतें हुई और कोरोना में जो काफी खामियां उजागर हुई प्रशासनिक व्यवस्था की, तो उससे जो एक तरह से छवि बनाने का भी प्रयास है प्रधानमंत्री का, क्योंकि अब उनका गृह जनपद उत्तर प्रदेश हो गया। तो उत्तर प्रदेश में वो कम से कम पहले 2022 के चुनाव में जाएंगे, तो पहले उसको अपना घर तो ठीक करेंगे, क्योंकि सर 2022 है, इसके बाद 2024 उसे भी साधना होगा। अशोक पांडे जी का रुख करते हैं। अशोक पांडे जी, सब कुछ तो साध ले गए, विपक्ष के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं।
देखिए, आपको बता दें कि सरकार बनने के बाद ये मंत्रिमंडल बना है। मेरा ये मानना है कि इस बार के मंत्रिमंडल में युवाओं को तरजीह दी गई। जिस तरह से इसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे लोगों का ये मंत्रिमंडल है और निश्चित तौर पे इसका फायदा, उनके अनुभव का फायदा उनके मंत्रिमंडल को मिलेगा और उनके मंत्रिमंडल का फायदा उत्तर प्रदेश के विकास को मिलेगा, हिंदुस्तान के विकास को मिलेगा। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से सबको जोड़ के भारतीय जनता पार्टी कोई MY नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी LMN जातियों का गठबंधन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के लिए A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। A to Z को जुटा के ये जो गुलदस्ता बनाया है मंत्रिमंडल का, निश्चित तौर पर सराहनीय प्रयास है। ठीक है राजपाल कश्यप जी, माई का कॉन्सेप्ट लेकर बीजेपी नहीं चलती। A to Z यानी कि सभी जातियों को समाहित बीजेपी करती है। हालांकि जो साधना था साध गए, दिल्ली से साथ दिया गया है, अब यूपी की बारी है। समाजवादी पार्टी के लिए क्या बचा? समाजवादी पार्टी के लिए जनता बची है उत्तर प्रदेश की, और ये घबराहट है जो माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ दलित बैकवर्ड सब लामबंद हो रहे हैं, वो उसी की बीजेपी को घबराहट है। और ख़ासतौर से दिल्ली में दिल्ली सरकार की जितनी छवि और ख़ासतौर से मोदी जी के नाम पे पहले लोग सुनने को तैयार नहीं थे, आज कहीं ना कहीं बोल रहे हैं उनके खिलाफ, और उनको एहसास है इसका, वो बोल रहे हैं क्योंकि कोई पहले बोलता नहीं था, आज उनके खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए, ये ध्यान हटाने के लिए ये सब किया है। अच्छा ये बताइए, अनुप्रिया पटेल को आपने सम्मानित किया क्या? अपमानित किया है। वो राज्य मंत्री तो पहले भी थी, और अगर इतनी अच्छी मंत्री थी तो आपने हटाया क्यों था? अगर वो इतनी खराब मंत्री थी तो आपने बनाया क्यों? और अगर बनाया तो आपने उनको कैबिनेट में क्यों? उनके साथ के तो कई कैबिनेट मंत्री हो गए, तो आपने तो राज्य मंत्री बनाया। आप ये बताइए, दलित बैकवर्डों के आरक्षण आप पूरे नहीं कर रहे हो, वैकेंसियां आप पूरी नहीं कर रहे हो। 69,000 शिक्षक आज मारे घूम रहे हैं उनको, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं सुन रही, वो फर्जी आयोग बता रहे हैं पिछड़ों को। तो अब ये केवल ड्रामेबाजी चल रही है दलित पिछड़ों को भ्रमित करने की, लेकिन कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। अरे पिछड़ों का आरक्षण नहीं, आप कोटा नहीं पूरा कर रहे हो, आप सेंट्रल में भर्ती करोगे, आप डायरेक्ट कैबिनेट सचिव भर्ती करोगे, लिटरल भर्ती वो करोगे, तो उसमें कहीं आरक्षण ये जनता के मुद्दे हैं। भर्ती किया मोदी जी ने। समाजवादी पार्टी का क्या मुद्दा है, ये भी क्लियर कर दीजिए राजपाल कश्यप जी। समाजवादी पार्टी का मुद्दा है सबको न्याय, और बेरोजगारी जो बेतहाशा बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, कोरोना में लोग तड़प के ऑक्सीजन की कमी पहले तो सारे IAS PCS थे, स्वास्थ्य मंत्री कहते थे प्रशासन में सब थे, इसके बाद तो बेरोजगार हो गए। गजब की बातें करते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, अब प्रियंका गांधी क्या करेंगी? जैसे मंत्री ये आपके बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे थे। इसमें मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि जो विपक्ष का काम होता है वो विपक्ष कर रहा है, पर जो सरकार का काम होता है क्या वो सरकार कर रही है? आप देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार कर लेने से अगर समस्याएं को समाधान हो जाता तो मैं कहती हूँ और मंत्री बढ़ा लेते, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आप देखिए कि सेंट्रल की जो वैकेंसीज होती हैं वो अभी भी जस की तस पड़ी है, 10 लाख वैकेंसीज पड़ी हुई है। क्या सरकार उनको भरेगी, या सरकार को ऐसा लगता है कि वैकेंसी की जरूरत नहीं है, मंत्रिमंडल में अगर हम विस्तार कर लेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा? इस देश की समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रियंका जी, अगर किसी दलित की बेटी को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलता है या उन्हें दिया जाता है तो ये गलत है क्या? किसी पिछड़े को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाता है तो वो गलत है? बेटी को न्याय नहीं मिलता, या किसी जो हाशिए पर रहा उसे जगह दी जा रही है तो क्या ये गलत है? घटना हो जाती है तो आप उसको कंपेंसेट कर लेंगे, इस तरह से कंपेंसेट कर लेंगे। वास्तविकता ये है कि जो पलिया की घटना है और जो हाथरस की घटना है, इससे पहले जो है जो कई घटनाएं हुई हैं, क्या उसको आप कंपेंसेट कर रहे हैं? क्या आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपके पैर धो लिए और पैर धोकर हमने प्रियंका गुप्ता जी, मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत हो रही है, समस्याओं को लेकर नहीं बातचीत हो रही है। समस्याओं पर फिर कभी बैठ जाएंगे, बनी रहेंगी। आपको यही समझाने की 89 के बाद, जैसा कि आप सोचती हैं, 89 के बाद कमबैक नहीं कर पाई कांग्रेस, इसीलिए क्योंकि मुद्दों को लेकर वो भ्रमित रही है। ठीक है अविनाश हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए। अविनाश, जाहिर तौर पर विपक्षी दलों का
अपना अलग अलग मत है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से मंत्रियों की तादाद बढ़ी है मोदी कैबिनेट में, इससे साफ है कि हर एक गुणा गणित सेट करके रणनीति बनाकर उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की ताकत लगाई जा रही है। और विपक्षी दल इसे कुछ भी माने, लेकिन यह जाहिर तौर पर है कि इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। देखिए राहुल, ये स्वाभाविक है क्योंकि 2019 में जब दोबारा मोदी सरकार बनी थी तो मंत्रियों की संख्या को लेकर ये कयास पहले से लगाया जा रहा था कि जो कैबिनेट की संख्या है वो कम है, तो ये लाजमी है कि कैबिनेट का विस्तार होना था। हालांकि देखिए विपक्ष का काम है तमाम तरह के आरोप लगाना, लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को देखें तो जैसा कि दिन में हमारी बातचीत हो रही थी राहुल, मैंने पहले ही कहा था कि चूंकि यूपी की जो हिस्सेदारी होने वाली है सबसे बड़ी होगी, क्योंकि दो वजह है। एक तो यूपी सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, और दूसरी वजह यह है कि 2022 में यूपी विधानसभा का चुनाव होना है। तो दोनों वजहें हैं। और देखिए अगर यूपी के लिहाज से इस विस्तार को देखा जाए तो सभी तरह के समीकरण को साधते हुए भाजपा आगे बढ़ रही है। आपने देखा कि इस विस्तार में एक तरफ जो जातीय समीकरण है उसको साधने की भाजपा ने कोशिश की है, तो वहीं पूरब से लेकर पश्चिम और बुंदेलखंड तक किस तरीके से क्षेत्रीय संतुलन बनाया जा सकता है उसको भी संभालने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। आपने देखा किस तरीके से मिर्जापुर से लेकर, चूंकि मिर्जापुर में अपना दल जो उनकी सहयोगी पार्टी है अनुप्रिया को एक बार फिर से मौका दिया गया है, तो वहीं बुंदेलखंड के जालौन से जो भानु प्रताप वर्मा है, चूंकि कोरी समाज से आते हैं, 5वीं बार वहां से सांसद चुने गए हैं, उन्हें योगी कैबिनेट में जगह दी गई है। एसपी बघेल जो कि योगी कैबिनेट में हुआ करते थे, चूंकि 2019 में उन्हें पार्लियामेंट भेजा गया और उन्हें भी एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में जगह मिली। पंकज चौधरी महाराजगंज से 6ठी बार सांसद चुने गए हैं। और देखिए पंकज चौधरी का जो राजनीतिक एक पूरा पॉलिटिकल करियर है इसलिए भी दिलचस्प है कि उन्होंने गोरखपुर नगर निगम से एक पार्षद के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और अब 6ठी बार। तो चूंकि ये पुराने नेता है भारतीय जनता पार्टी के, तो भाजपा ने अपने पुराने नेताओं पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। हाँ, ये सच है कि जो जातीय समीकरण है उसको भी साधा गया है, क्योंकि देखिए राजनीति में ये लाजमी सी चीजें होती हैं कि जब तक आप और खासकर अगर हम उत्तर भारत की राजनीति की बात करें, बिहार की राजनीति हो, यूपी की राजनीति हो या फिर एमपी की राजनीति हो, तो यहाँ पर चूंकि देखिए कास्ट वाइज पॉलिटिक्स जो है वो एक सच बन चुका है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सभी दलों की एक मजबूरी होती है। कुछ दलों में तो कुछ विशेष जातियों के लोग होते हैं, लेकिन ऐसे में कुछ तो दिखाने की कोशिश की गई, इसे समझना होगा। हालांकि पहले कांग्रेस भी सभी को लेकर चलती थी, लेकिन कुछ अरसे बाद, कुछ वक्त बाद वो भी डिरेल हो गई और एक तरफ भागने लगी, और यही रहा कि 89 के बाद लौटी नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, मोदी मंत्रिमंडल में 7 यूपी के सांसदों को जगह दी गई है, मंत्री बनाया गया है। इसके बाद मंत्रियों के घरों में जश्न का माहौल। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जालौन, लखनऊ, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी। और इसके अलावा मोदी की जिस तरीके से नई टीम तैयार है, और ऐसे में अपराह 2022 उत्तर प्रदेश में लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। उमाकांत जी, कल को यही विपक्षी दल बोल रहे थे कि जिस तरीके से सहभागिता होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की, वो मोदी मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो 15 मंत्री, तो ऐसे में अब विपक्षी दल कह रहे हैं ये तो कोई बात नहीं हुई, अब दूसरे मुद्दों की तरफ बात करते हैं। मंत्री ज्यादा होंगे, विकास ज्यादा होगा, और परस्पर संबंध प्रदेश और केंद्र का होगा। देखिए ऐसा कुछ, देखिए मंत्री ज्यादा होने से जो कह रहे हैं, ज्यादा बिल्ली जो है पहाड़ में झोंकती है, ज्यादा बिल्ली या इकट्ठी करने से कुछ नहीं होने वाला, वो चूहे नहीं मारती। असली सवाल जो है प्रदेश के जो बुनियादी जो सवाल है, वो उत्तर प्रदेश के जो बुनियादी सवाल है वो है, एक तो महंगाई से लोग बहुत परेशान है, जो कॉमन मैन है जिसकी बहुत छोटी इनकम है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं, वो कहाँ जाएंगे। पेट्रोल डीजल से लोग परेशान है, सीधा महंगाई पर उसका असर पड़ रहा है, उसके बारे में कोई जमीनी काम नहीं हो रहे हैं। बेरोजगारी, आप पता कर लीजिए किसी भी परिवार को फोन करके कि 6-6 लोग, 4-4 लोग, 5-5 लोग बेरोजगार हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, जगह जगह किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी एक अंडर करंट है किसान आंदोलन का पूरी तरह। बिजली के दाम से लोग परेशान हैं। ठीक है उमाकांत जी, जो आपके सवाल है, इसी सवाल को अशोक पांडे जी से। अशोक पांडे जी, ठीक है, नए चेहरे आ गए, मंत्रियों की संख्या ज्यादा हो गई, जिस तरीके से उमाकांत लखेड़ा जी कह रहे हैं कि दूसरे जो मुद्दे हैं वो उससे कैसे निपटेंगे।
देखिए, दूसरे मुद्दों से निश्चित तौर पे अभी कोरोना संक्रमण काल था, जिस तरह से योगी जी ने जिले जिले में जाके, गांव-गांव में जाके अस्पताल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की चिंता की है, उसकी सराहना इंग्लैंड की संसद में हुई है। WHO कर रहा है। किसी भी क्षेत्र में हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, अब सराहना हो रही है। मेरा ये मानना है कि विपक्ष को सकारात्मक जो मुद्दे हैं उस पर तो निश्चित तौर पे का हमारा साथ देना चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए साथ देना चाहिए सकारात्मक मुद्दों में, और सकारात्मकता आज ये है कि 7 नए मंत्री उत्तर प्रदेश के मोदी मंत्रिमंडल में। बिल्कुल मैं तो सही ये कह कह रहे रहा हैं कि आप हूँ इनको कि कोरोना सकारात्मक से सोच विपक्ष रखनी चाहिए। सकारात्मक जनता की सोच कमर रखने का टूट मतलब गई है। कोरोना से लोग परेशान है, त्राही प्रियंका जी बोलिए। क्या ये मंत्रियों के उमाकांत सर सुन लेते हैं। ठीक हो जाएंगे? मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ, अभी तक जितने मंत्री हैं, आप देखिए कि उनका काम क्या था। आप 2-4 मंत्रियों को छोड़कर मुझे लग रहा है कि जितने भी मंत्री हैं सबके पास चाटुकारिता के सिवा, और उसके साथ में कांग्रेस के जो नेता हैं उनको पानी पी पी के कोसने के सिवा और कोई काम नहीं देखा गया है। चाहे आप किसी भी विभाग को देख लीजिए, तो ये है इनके मंत्रिमंडल का काम। मंत्रिमंडल सिर्फ नाम के लिए होता है, वहाँ पर जो एक पूरा जो सिस्टम होता है वो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के द्वारा रन होता है। बकिया सब तो फरार हो गए। और आप जो कोरोना काल के समय तारीफ की बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि एक बार जनता से जाकर पूछ लीजिए। अगर आप सर्वे करा सकते हैं तो सर्वे कराकर तो कोरोना काल में केवल यूपी के लोग, प्रियंका जी, नहीं परेशान हुए। जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां भी लोग परेशान हुए और पूरा विश्व परेशान हुआ है। हालांकि उसी से पार पाने की कोशिश है। देश किसके हाथों में है? आज देश प्रधानमंत्री जी के हाथों में है और प्रधानमंत्री जी बीजेपी के हैं। तो देश की जिम्मेदारी किसकी? अशोक पांडे जी, इसीलिए सुरक्षित है। अरे सर, क्या सुरक्षित है? पहले कौन सा असुरक्षित था? कैसी बातें कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के? कौन सी सुरक्षा दे दी है आपने? भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। खाली राहुल गांधी बचे हैं, बाकी सब लोग फरार हो रहे हैं। अपने दल को सोचिए, अपने दल को बचाइए। बंगाल में 0, उत्तर प्रदेश में 0। देखिए, आप अगर समय रहते आप नहीं संभले तो आपको भी एक 0 ही दिखेगा आने वाले इलेक्शन में। जैसे कांग्रेस को समय रहते किसानों की बात सुनिए और समय रहते जो कांग्रेस का हाल हुआ, कुछ ऐसा ही होगा क्या प्रियंका जी? महिलाओं की सुरक्षा की बात करें। देखिए, जनता है, जनता जिसको सर पे बिठाती है उसको उतारना भी जानती है। क्योंकि जो जितना भी घमंड है ना, वो एक दरकिनार करके जनता की समस्याओं पर बात की जाए। मंत्रिमंडल का विस्तार। चलिए, आप चारों में हमारे को बहुत बहुत धन्यवाद, और अभिलाष आपका भी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो 7 सांसद जो कि मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, यानी कि 2021 में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रहार। और ऐसे में मोदी की नई सेना तैयार, जो कि भरेगी 2022 में हुंकार। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।